हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिद्धांत के अर्थ, सिद्धांत की मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या और सिद्धांत की आलोचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिद्धांत के अर्थ के बारे में। देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम का प्रतिपादन किया था जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने 1858 में। 1858 में जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और ये गॉसेन का सेकंड नियम, द्वितीय नियम कहलाता है। इस नियम में इसे हम आनुपातिकता का नियम या प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। और ये नियम क्या व्याख्या करता है? चूँकि हम सभी जानते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित है, इसीलिए एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता अधिक कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। तो यही कहलाता है समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम, अर्थात कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करना ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। और ये जो प्रतिस्थापन का क्रम है ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए, क्योंकि जब अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है इसीलिए समसीमांत नियम भी कहलाता है। तो देखिए, एक उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, अतः वह कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और यह क्रिया तब तक जारी रखता है जब तक अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। इसे ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। तो तब तक वो प्रतिस्थापित करेगा जब तक अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसीलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम। तो ये था इस सिद्धांत का अर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में। इस सिद्धांत की नियम की क्रियाशीलता के बारे में कौन कौन सी शर्तें हमने मान रखी है, कौन कौन सी मान्यताएं हम मान के चलेंगे। तो बात करते हैं एजम्पशंस। फर्स्ट है उपयोगिता को मापा जा सकता है। हम ये मान के चलेंगे कि उपयोगिता को माप सकते हैं, उसका उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जो सभी प्रकार से सोच विचार के अपने उपभोग करता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत एवं स्वभाव का स्थिर रहना, अर्थात उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन और स्वभाव में किसी प्रकार का उपभोग के दौरान किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मान्यता है हमारी, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थिर बनी रहेगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। कंज्यूमर का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक उपभोक्ता चाहता है कि उसे अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और अगली मान्यता है हमारी वस्तुओं की एक दूसरे से स्वतंत्रता। वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी भी वस्तु का आपस में कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मान्यताएं मानने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सिद्धांत की व्याख्या। देखिए, मैंने आपको बताया ये सिद्धांत क्या मान के चलता है। ये सामान्यतः ये सिद्धांत कहता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए जो आवश्यकता जितनी तीव्र है उसकी संतुष्टि वो सर्वप्रथम करेगा। कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर
अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी बराबर नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। और इस सिद्धांत की क्रियाशीलता के प्रमुख कारण क्या हैं? चूँकि एक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, लेकिन उसकी तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता सभी आवश्यकताओं की समान नहीं होती। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो साधन है एक उपभोक्ता के पास वो सीमित है, इसीलिए वो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्राथमिकता प्रदान करता है, उसको रिप्लेस करता है। साथ ही उपभोक्ता का आचरण विवेकपूर्ण है, वो समझता है कि कौन सी वस्तु उसके लिए अधिक उपयोगी है और कौन सी वस्तु उसके लिए कम उपयोगी है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, और ये क्रिया तब तक करता है जब तक अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मानते कि वो अंतिम इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता किस प्रकार से समान करेगा या उसे कुल उपयोगिता किस प्रकार से अधिकतम प्राप्त होगी, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। माना कि एक उपभोक्ता के पास 6 रुपये हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता के पास 6 रुपये है, जिसे वे 2 वस्तुओं को क्रय करने में व्यय करना चाहता है। वो वस्तुएं हमने ली है कपड़ा और गेहूँ। तो देखिए वो कपड़े और गेहूँ पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे मैक्सिमम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। तो देखिए इसको हम समझते हैं आगे। देखिए एक वस्तु की मान लो 6 इकाइयाँ हैं, एक उपभोक्ता के पास 6 रुपये है, 2 वस्तुएं हैं गेहूँ और कपड़ा। यदि वस्तु की पहली इकाई वो क्रय करता है तो गेहूं से जो उसे उपयोगिता मिलेगी वो मिलेगी 70 के बराबर, और कपड़े से जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो होगी 50 के बराबर। दूसरी इकाई में गेहूं से जो उपयोगिता मिलेगी वो होगी 60 के बराबर और कपड़े से मिलेगी 50 के बराबर। तीसरी इकाई में गेहूं से उपयोगिता उसे मिलेगी 50 के बराबर और कपड़े से 30 के बराबर। इस प्रकार से अलग अलग इकाइयों से उसे उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। अब वो अपने 6 रुपये को किस प्रकार से व्यय करे कि दोनों वस्तुओं से मिला के उसे मैक्सिमम, अधिकतम कुल उपयोगिता मिले। तो देखिए आप दोनों में पहली इकाई पे ध्यान दीजिए। पहली इकाई में गेहूं से 70 मिल रही है और कपड़े से उपयोगिता मिलती है 50 के बराबर। तो उपयोगिता किससे ज़्यादा मिल रही है? गेहूं से। इसीलिए वो पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा? गेहूं पर, ताकि उसे 70 के बराबर उपयोगिता मिल जाती है। अब पहला रुपया उसने व्यय किया है, कोष्टक में देखिए 1 रुपीज़ मैंने दिया है। इसके बाद उसके पास 5 रुपये और बचते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी इकाई पर। तो गेहूँ की पहली इकाई समाप्त हो चुकी है, दूसरी गेहूं की इकाई से उसे उपयोगिता मिलती है 50 के बराबर। गेहूं से दूसरी इकाई में उसे मिलती है 60 के बराबर उपयोगिता, लेकिन कपड़े में अभी उसने कुछ कंज्यूम नहीं किया है तो कपड़े में उपयोगिता उसे मिल रही है 50 के बराबर। तो वो ज़्यादा उपयोगिता लेगा गेहूं से, इसीलिए दूसरा रुपया वो व्यय करेगा गेहूं पर 60 के बराबर, 60 उपयोगिता पर। तो दूसरे रुपये को मैंने कोष्टक में दिया है, देखिए आप टेबल में 2 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद 4 रुपये और बचते हैं। तो अपन आते हैं गेहूं और कपड़े में। तो गेहूं की 2 इकाइयाँ कंज्यूम हो चुकी है, गेहूं की तीसरी इकाई से मिल रही है 50 के बराबर उपयोगिता और कपड़े की पहली इकाई से मिल रही है 50 के बराबर उपयोगिता। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या क्रय करेगा? चूँकि उपभोक्ता हमारा एक समझदार प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, विवेक से काम लेता है। तो चूँकि गेहूं की उसके पास ऑलरेडी 2 इकाइयाँ आ चुकी है, कपड़ा अभी तक उसके पास नहीं आया है और गेहूं और कपड़े से मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर है, तो इस बार वो कपड़ा क्रय करेगा क्योंकि उसने कपड़ा पहले क्रय नहीं किया है। तो तीसरा रुपया वो व्यय करता है कपड़े पर, जहाँ से उसे उपयोगिता मिलती है 50 के बराबर। नेक्स्ट चौथे रुपये के लिए देखिए, अब फिर से गेहूं से मिल रही है उसे 50 के बराबर उपयोगिता और कपड़े में मिलेगी 40 के बराबर उपयोगिता। तो 50 के बराबर उपयोगिता मैक्सिमम प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए चौथा रुपया वो व्यय करता है गेहूं पर। 5वें रुपये के लिए आप ध्यान दीजिए, गेहूं से भी 40 उपयोगिता प्राप्त होती है और कपड़े से भी 40 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। चूँकि दोनों से बराबर है, लेकिन कपड़े की अभी तक उसने सिर्फ 1 इकाई ही कंज्यूम की है, इसीलिए अगला रुपया 5वां रुपया वो व्यय करेगा कपड़ों पर। तो 5वां रुपया उसने व्यय किया है कपड़े की
कपड़े की दूसरी इकाई जिससे 40 उपयोगिता उसे मिलती है। और छठा रुपया चूँकि गेहूँ से 40 उपयोगिता मिलती है उसे और कपड़े से 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए 40 उपयोगिता ज़्यादा है गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता, तो छठा रुपया एक कंज्यूमर व्यय करेगा गेहूं पर, यानी कि 6 रुपीज़ उसने इस प्रकार से व्यय किए कि 2 इकाई तो उसको कपड़े की मिली और 4 इकाई गेहूं की मिली। अब देखिए कुल उपयोगिता अधिकतम किस प्रकार से होगी, तो ये आगे हम देखते हैं किस प्रकार से अधिकतम हुई है। अब ध्यान दीजिए, गेहूं से जो उपभोक्ता को कुल उपयोगिता मिली है, गेहूं से प्राप्त उपयोगिता वो हुई है, पहली इकाई से 70 थी, फिर 60 थी, 50 और 40। यदि इसकी हम टोटल करें तो 220 के बराबर उसे उपयोगिता मिलती है। कपड़े की 2 इकाइयों का कंजम्पशन किया था, दोनों इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता है 50 और 40 के बराबर। जब इनकी हमने टोटल की तो कुल उपयोगिता मिली 90 के बराबर। और यदि हम गेहूं और कपड़े की कुल उपयोगिता को जोड़ दें तो उसे कुल उपयोगिता जो प्राप्त होगी 6 रुपये से वो होगी 220 प्लस 90, 220 प्लस 90 इज इक्वल 310, यानी कि 220 प्लस 90 बराबर 310 के बराबर उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, जो अधिकतम कुल उपयोगिता रहेगी उसके लिए। अब वो किसी भी प्रकार से व्यय करे, यदि इस प्रकार से व्यय करता है वो, तो उसे कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी 310 के बराबर। और साथ ही जो अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है वो भी समान हो जाती है। ध्यान दीजिए, फिर से टेबल पे चलते हैं। देखिए टेबल में 5वीं इकाई से 40 मिल रही है और छठी इकाई से 40, यानी कि छठी इकाई की उपयोगिता बराबर हो चुकी है 40-40। तो इस प्रकार से अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है, बराबर हो जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से उपभोक्ता व्यय करेगा और उसे अधिकतम कुल संतुष्टि मिलेगी 310 के बराबर, कुल उपयोगिता मिलेगी 310 के बराबर। तो यही हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम है, अंतिम इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता समान हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाएं किस आधार पर की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखिए इतना जो हमने देखा है, वास्तव में जो उपभोक्ता होते हैं उनको बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। बाजार में किस दुकान पर कितनी रेट है, किस बाजार में कितनी रेट है, किस एरिया में कितनी रेट है वस्तु की, हर उपभोक्ता को इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती। बहुत बार हमें भी देख लीजिए, आप एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाइए, पता ही नहीं चलता किसके पास कितनी रेट है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी होना आवश्यक नहीं है। तो इस आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता को सभी दशाओं का ज्ञान हो, बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में जो उपभोक्ता है उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता बाजार का। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं की अविभाज्यता। ये सिद्धांत क्या मान के चलता है कि वस्तुएं विभाजनीय हैं। जैसे हमने देखा, वस्तु का विभाजन कर लिया था अलग अलग इकाइयों में, गेहूं की 6 इकाइयाँ थी, कपड़े की 6 इकाइयाँ थी, लेकिन वास्तव में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर पाते। यदि गेहूं और कपड़े की जगह उसे टीवी और फ्रिज खरीदना हो तब क्या करेगा उपभोक्ता, इस प्रकार से वो टेबल नहीं बना सकता, इकाइयों में डिवाइड उसे नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वस्तुएं अविभाजनीय भी है और उन पर ये नियम लागू नहीं हो पाता, क्रियाशील नहीं होगा। तो वस्तुओं की अविभाज्यता की दशा में हम इसको क्रियाशील नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। देखिए वास्तव में वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। हमने माना था कि वस्तु के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु के मूल्य परिवर्तनशील हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होते हैं। अगला है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। देखिए हमने सिद्धांत में माना था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा बदलती रहती है। जब मुद्रा ज़्यादा होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, और जैसे ही मुद्रा की मात्रा हमारे पास कम हुई उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर नहीं रहती। अगली है पूरक वस्तुएं। देखिए पूरक वस्तुएं भी पूरक वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होगा। पूरक वस्तुएं मैंने आपको बता दी थी, जब 2 वस्तुओं का एक साथ उपयोग करना आवश्यक हो, एक के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती है और इन वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता।
नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इसकी आलोचना है सामान्य उपभोक्ता का विवेकशील नहीं होना। देखिए सामान्य उपभोक्ता इतना विवेकशील नहीं है कि वो इस प्रकार की टेबल जो हमने कैलकुलेट की है इस प्रकार से वो कैलकुलेशन लगाएगा और फिर अपना उपभोग करेगा। सामान्य उपभोक्ता इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, तो इतना विवेकशील वो नहीं होता। और साथ ही उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन और आय ये स्थिर नहीं रहते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। उसकी फैशन तुरंत परिवर्तित हो जाती है, आदत, रुचि सब परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की बजट अवधि। बजट अवधि उपभोक्ता की अनिश्चित होती है, जबकि हम मान के चलते हैं सिद्धांत में कि उपभोक्ता की बजट अवधि निश्चित होगी, लेकिन वास्तव में बजट अवधि अनिश्चित होती है, उसमें निश्चितता का तत्व नहीं होता। अगला पॉइंट है टिकाऊ वस्तुएं। देखिए जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उन पर ये नियम क्रियाशील नहीं हो पाता, उसके संबंध में हम वस्तुओं का विभाजन नहीं कर पाएंगे और उस समय ये नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट उपभोक्ता की हिसाबी प्रवृत्ति। देखिए बहुत बार जो उपभोक्ता होता है वो हिसाबी प्रवृत्ति का नहीं होता, इतना हिसाब रख के अपना उपभोग नहीं करता। बहुत बार उपभोक्ता भावनाओं में बहकर भी क्रय करता है, परचेज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हिसाबी प्रवृत्ति नहीं होती और उपभोक्ता हिसाब करके बहुत ज़्यादा हिसाब रख के अपना व्यय नहीं करता, कंजम्पशन नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में ये नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सारे इस नियम की इस आधार पर आलोचनाएं की जा सकती हैं। इसी के साथ ये आलोचनाएं हमारी समाप्त होती है और ये टॉपिक भी हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच।